नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुंतल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केकेज क्लासेस में। और बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, क्योंकि आप फिर से वापस आए हमारी वीडियो देखने के लिए। बच्चों पिछले पार्ट में मैंने आपको इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के सारे MCQs क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको उन MCQs क्वेश्चंस के साथ साथ उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी कराया था। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे जितने भी वन लाइनर इस चैप्टर से बने हैं अब तक, और 2024 बोर्ड में जितने भी सवाल आने वाले हैं उन सारे सवाल को आज हम बेटा मिलकर खत्म करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना इस सीरीज को। बेटा मैंने नाम दिया है कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए आपका बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है, और एंड टाइम पे जितना इंपैक्ट आपकी बॉडी के अंदर कोई कैप्सूल करेगा ना, उससे ज्यादा इंपैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये वाली वीडियो करने वाली है। ठीक है ना, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। पिछली वीडियोस में जैसे मैंने एक्सप्लेन कर करके सारी चीजें समझाई थी, उसी तरह से एक्सप्लेन कर करके फिर से सारी चीजें समझाऊंगा। आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए आपसे कह रहा है हाइड्रोलाइसिस जब आप कराते हैं सुक्रोज का, आपके पास में प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं। बेटा आपको पहले तो ये समझना होगा कि सुक्रोज क्या बीमारी है। आप कहेंगे भैया सुक्रोज हमने पढ़ा तो है, सुक्रोज हमने पढ़ा था कौन से कार्बोहाइड्रेट के अंदर। आप कहेंगे सर सुक्रोज हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। किसके अंदर? ओलिगोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स थे जिनका यदि आप हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो आपके पास 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट बन के आए। मतलब यदि आप इस सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास 2 चीजें बन के आती हैं। कौन कौन सा? एक आती है आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरी आती है बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। आपसे उसने यही पूछा है कि हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में प्रोडक्ट कौन कौन से आएंगे, तो बेटा आप बताएंगे एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है बेटा, राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3। जब डी ग्लूकोज की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ में कराते हैं तो बेटा क्या प्रोडक्ट बन के आता है। मैंने आपको ग्लूकोज के पोर्शन में बेटा वो सारी चीजें बताई थी जहां पे आपने प्रूव किया था ग्लूकोज के एविडेंसेस को, तो ये भी एक उसके एविडेंस का एक हिस्सा था। आपको याद है ये कौन सा एविडेंस है? ये एविडेंस है बेटा कि ग्लूकोज के ऊपर एक 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट होता है। इस बात का प्रूफ है ये। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखना। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ में तो क्या बन के आता है बेटा? बन के आता है बेटा सैकेरिक एसिड। क्या बन के आता है? सैकेरिक एसिड। और बेटा ये कौन सी रिएक्शन है याद है आपको? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भैया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और सैकेरिक एसिड की आपको स्ट्रक्चर याद है? चलिए मैं बता देता हूं। COOH CH2OH का कितना भैया? होल 4, और लास्ट में भी कौन? COOH। इसको बोला जाता है सैकेरिक एसिड। ठीक है बात। और ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के ऊपर एक 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट होता है। अभी आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रूव करके बताइए ग्लूकोज के ऊपर एक 1 डिग्री एल्कोहल भी पाया जाता है, तब भी आप यही वाली रिएक्शन लिख के दिखाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग 2 मोनोसैकेराइड्स। 2 मोनोसैकेराइड्स को आपस में लिंक कराने के लिए कौन सी जॉइनिंग का हम यूज करते हैं, बताइए बेटा। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर 2-3 तरीके की लिंकेज पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी मैंने आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक पढ़ाई थी मैंने आपको पेप्टाइड लिंकेज, एक पढ़ाई थी मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक पढ़ाई थी मैंने आपको फॉस्फेट डाइईस्टर बॉन्डिंग। ठीक है बात। तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसका नाम होता है बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आप याद रखेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये सभी किसका हिस्सा है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा है। तो यदि बॉन्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक, तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, नेम द डाइसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। उस डाइसैकेराइड्स का नाम बताइए जिसका यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराएं तो आपके पास ग्लूकोज की 2 यूनिट बन के आए।
आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आखिर डाइसैकेराइड हैं कौन कौन से। तो मैंने आपको बताया था आपके पास जो डाइसैकेराइड हैं उनमें पहला है आपके पास सुक्रोज, दूसरा है आपके पास माल्टोज, और बेटा तीसरा है आपके पास लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज 2 यूनिट बन के आती हैं। जब आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास 2 यूनिट बन के आती हैं। किस किस की बनती है बेटा? एक आती है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी यूनिट भी किसकी आती है? अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब दोनों यूनिट सेम पार्टिकल की या सेम मॉलिक्यूल की बन के आती हैं। तो उसी ने भी तो यही बोला है कि 2 मॉलिक्यूल्स बन के आते हैं किसके भैया? ग्लूकोज के। किसके अंदर बन के आते हैं? माल्टोज के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? माल्टोज। कोई दिक्कत भैया? चलिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है आपसे राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद H2NOH। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक तो रिएक्शन इस बात का प्रूफ है। किस बात का प्रूफ है? कि जब आप डी ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ में कराते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं इस NH2OH इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भैया हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब ग्लूकोज इस हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बन के आता है आपके पास साइनोहाइड्रिन। देखना बनता कैसे है, मैं आपको सारा मैकेनिज्म समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। सपोज कीजिए ये आपके पास एक ग्लूकोज है, मैं ग्लूकोज की पूरी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। यदि आपने चैप्टर के अंदर कुछ भी ना पढ़ा होगा तब भी आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, बस ध्यान से समझते रहना। ये है बेटा ग्लूकोज। जब आप इस ग्लूकोज की रिएक्शन इस H2NOH के साथ में कराते हैं, H2NOH के साथ में कराते हैं तो क्या बन के आता है? ध्यान से देखना। इस कार्बन के पास से ऑक्सीजन पार्टिकल रिमूव होके आता है, ये वाला पार्टिकल, और यहां से निकल के जाता है बेटा H2। बनता क्या है? H2O। मीन्स यहां से इस H2O पार्टिकल बाहर निकल के चला जाता है। या आप कहेंगे कि जब ग्लूकोज और हाइड्रोक्सिल अमाइन दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो बेटा कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और H2O पार्टिकल बाहर निकल के चला जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि बनेगा क्या? हम कहेंगे भैया ये बनेगा, देखो कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में कौन है बेटा? OH। और बाकी की पूरी स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी, उस पर कोई भी इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो आपके पास में स्ट्रक्चर बन के आई है पूरी की पूरी, इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा ऑक्जिम। क्या नाम होता है भैया? ऑक्जिम। और बेटा पेपर में ना भर भर के सवाल ये पूछे गए हैं कि जब भी ग्लूकोज को ऑक्जिम में कन्वर्ट किया जाता है तो बताइए ये किस बात का प्रूफ होता है, या बताइए रिएक्शन किस चीज के साथ में करवाई जाती है। कभी कभी कैसे पूछेगा कि हमें नहीं पता ये जो आपने जो ग्लूकोज लिया है हमें नहीं पता ये क्या है, हमने मान लिया ये कोई एक्स एलिमेंट है। इस एक्स एलिमेंट की रिएक्शन जब भी आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कराते हैं तो ऑक्सिजन बन के आता है। तो हमें ये बताइए ये एक्स एलिमेंट है कौन? तो आप कहेंगे एक्स एलिमेंट तो ग्लूकोज होगा। ठीक है ना बात? तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि एक तो ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, ये इस बात का प्रूफ है। दूसरा, जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं तो ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होके आता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी होंगी भैया। चलिए, जैसा कि सवाल में आपसे उसने प्रोडक्ट का नाम पूछा है तो आप प्रोडक्ट का नाम बता देंगे क्या? ऑक्सिजन। क्या बताएंगे भैया? ऑक्सिजन। चलिए अगला कह रहा है आपसे राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद Br2H2O। बेटा ये भी वही उसी तरह से और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एज इट इज सवाल है ये भी, कि जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन मैं पेन चेंज कर लेता हूं, शायद वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन Br2H2O के साथ कराते हैं, और भैया इस Br2H2O को बोला जाता है ब्रोमीन वाटर। जब आप इस Br2H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बेटा बन के आता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन के आता है भैया? ग्लूकोनिक एसिड।
और ये इस बात का प्रूफ होता है कि इस ग्लूकोज के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है भैया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इस बात का प्रूफ देता है। इसीलिए ये रिएक्शन एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है। तो वो आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट का नाम बताइए, तो प्रोडक्ट का नाम तो क्या हो गया भैया, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला रट लीजिए, CHOH का होल 4 और लास्ट में आता है बेटा CH2OH। ठीक है बात, यानी कि ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें आप ग्लूकोज के एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये रिएक्शन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। आपसे कहेगा कि एक ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, बताइए रिएक्शन आप किसके साथ में कराएंगे, तो आप बोलेंगे भैया ब्रोमीन वाटर के साथ में। आपसे पूछेगा कि एक ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराई जाती है, तो बताइए बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। या फिर आपसे कहेगा कि ये बताइए ये किस बात का प्रूफ देता है कि एक ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है। ठीक है चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा भैया, नेम ए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लीवर मसल एंड ब्रेन। एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, लीवर के अंदर या मसल के अंदर या ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम होता है बेटा ग्लाइकोजन। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है भैया, ग्लाइकोजन ना एक एनर्जी की फॉर्म होती है, मतलब जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन एनर्जी देने का काम करता है। जब आप खाना खाते हैं और खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो एनर्जी बनती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आप इसे स्टोरिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोरिंग टिश्यू की तरह ये काम करता है। चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और पूछा जा चुका भी है। ये किस बात का प्रूफ देता है वो भी बताऊंगा। ये कह रहा है कि जब आप किसी भी ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में और उस सॉल्यूशन को आप हीट करा देते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आता है उसका नाम होता है एन-हेक्सेन। क्या होता है भैया, एन-हेक्सेन। और ये इस बात का प्रूफ देता है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाई जाती है। किसकी फॉर्म में पाई जाती है, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाई जाती है। अगर आपने IUPAC पढ़ी हो 11th क्लास में बेटा तो आपको ये पता होगा कि हम कॉमन लैंग्वेज सिस्टम में 3-4 चीज़ यूज करते हैं, जिसका एक है आइसो, एक है नियो और एक है बेटा पेंटो। ये 3-4 चीजें हम कॉमन नेमिंग सिस्टम में यूज करते हैं कंपाउंड्स का नाम देने के लिए। तो ये एन हमें बताता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी है भैया, एक स्ट्रेट चेन है। तो यदि हेक्सेन के नाम के सामने एन लगा है तो इसका मतलब 6 कार्बन की चेन है और वो भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपसे वही वो पूछेगा कि बताइए कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाई जाती है, इस बात को प्रूव करिए। तो आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, और बन के आ जाएगा एन-हेक्सेन, जो कि इस बात का प्रूफ देता है। ठीक है बात, कोई दिक्कत भैया। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है, विच ऑफ द 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल। पहली चीज भैया ये समझो आप कि स्टार्च क्या बीमारी है, स्टार्च कौन सी बीमारी है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टार्च मोनोसेकेराइड्स है, बाइसेकेराइड्स है या फिर ओलिगोसेकेराइड्स है या पॉलीसेकेराइड्स है। आप कहेंगे स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स वे सारी चीजें होती हैं जिनका यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराएं तो वो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स के बीच में टूट जाएं, उन्हें बोला जाता है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है भैया, एक स्टार्च बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज, स्टार्च बनाने के लिए आपके पास एक तो होना चाहिए अमाइलोज और एक होना चाहिए भैया अमाइलोपेक्टिन। एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब आपके पास अमाइलोज जो होती है वो एक छोटी स्ट्रक्चर होती है और अमाइलोपेक्टिन एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है। कैसे, अमाइलोज के अंदर केवल और केवल यूनिट्स पाई जाती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की, और वो भी किसकी फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में। जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर चेन तो पाई जाती है अल्फा डी ग्लूकोज की, और साथ के साथ उस चेन के साथ साथ उसके अंदर पाई जाती है बेटा ब्रांचिंग।
क्या पाई जाती हैं, और ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग के होने की वजह से ये स्ट्रक्चर अमाइलोज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है या बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, और बड़ी स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है। क्या होती है, इनसॉल्युबल। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। यदि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है तो अमाइलोज कैसी होगी भैया, सॉल्युबल होगी। क्या होगी भैया, सॉल्युबल होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अमाइलोज। मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूं ताकि आपको मैं डायरेक्ट आंसर ना बता के, क्योंकि भैया मैं तो डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आपकी समझ में पूरा कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए कि कैसे सारी चीजें सॉल्युबल हैं और कैसे सॉल्युबल नहीं है। तो आप उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके पास, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या देखने के लिए पाए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हमने कहां पे पढ़े थे, हमने पढ़े थे भैया मोनोसेक्राइड्स के अंदर। कहां पे पढ़े थे, मोनोसेक्राइड्स के अंदर। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अंतर पाया जाता है इनकी स्ट्रक्चर के बीच में। क्या अंतर पाया जाता है, पहला अंतर तो यह पाया जाता है इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है भैया एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है भैया कीटोन। क्या होता है, कीटोन। दूसरा अंतर होता है इनके अंदर कार्बन एटम पे जो प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर H और OH वाले ग्रुप, उनका अंतर होता है। यानी कि जब आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कराते हैं तो आप कार्बन एटम का मत लिखिए, आप उसका लिखिए। इसके अंदर जो शेप पाई जाती है वो शेप होती है पाइरानोज की, जबकि फ्रक्टोज के अंदर जो शेप पाई जाती है वो होती है फ्यूरानोज की। अब ये पाइरानोज और फ्यूरानोज क्या है, ये कॉमन लैंग्वेज के वे वर्ड हैं जहां पे हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्लोज रिंग वाली, जिनको आप एक नया नाम भी देते हैं, जिनको बोला जाता है हैवर्थ स्ट्रक्चर। कैसी बोला जाता है, हैवर्थ स्ट्रक्चर। और एग्जाम में आपसे हैवर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने के लिए भी पूछी जा सकती हैं। तो ये थे कोई भी दो डिफरेंस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पाइरानोज की और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर फ्यूरानोज की। यदि आप शेप देखना चाहें, आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ऐसी जो शेप पाई जाती थी उसे बोला जाता था पाइरानोज, और ऐसी जो शेप पाई जाती थी उसको बोला जाता था फ्यूरानोज। ठीक है, आप याद रखेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द रिएक्शंस शोइंग द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर में आपको प्रूव करना है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है। यही क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले कराया था, मैंने आपको समझाया भी था वहां पे कि कैसे आपको ये वाली रिएक्शंस करनी है या कैसे ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको प्रूव करना है कि एक ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी पाया जाता है। कैसे प्रूव करेंगे, जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, Br2H2O के साथ में कराएंगे, तो बन के क्या आएगा भैया, बन के आएगा आपके पास ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन के आएगा, ग्लूकोनिक एसिड। और ये इस बात का प्रूफ देता है कि एक ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। या आप कहेंगे कि ये एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहां पे हम एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। ठीक है बात। दूसरा आपसे कह रहा है कि ये भी प्रूव करके बताइए कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम करना है, आपको ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है किसके साथ में, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा भैया, बनने वाला प्रोडक्ट होगा सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। ठीक है, पिछले सवालों में मैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन्स द फॉलोइंग स्ट्रेट चेन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही सारी चीजें चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि आपसे एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछेगा और आपसे भर भर के पूछेगा। आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूं वो बिल्कुल बेहतरीन सवाल है और वही सवाल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पाई जाती है ये तो ग्लूकोज की, ये बात आपको प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, आप ग्लूकोज लीजिए,
आप उस ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में करा दीजिए, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करा दीजिए और उसको आप हीट करा देंगे। जब भी आप उसे हीट करा देंगे बनने वाली स्ट्रक्चर होगी क्या, एन हेक्सेन। और ये एन हेक्सेन इस बात का प्रूफ देती है कि कोई भी बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है ना बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी कराई थी। दूसरा कह रहा है 5 एल्कोहलिक ग्रुप। ये कैसे प्रूव करेंगे कि जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में कराइए, आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए, ऐसे लग देता हूं, आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ में रिएक्शन कराइए तो बनने वाला जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये इस बात का प्रूफ देता है कि एक ग्लूकोज के ऊपर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत? चलिए अगला कह रहा है आपसे ये भी प्रूफ करके बताइए कि ग्लूकोज के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एज ए कार्बोनिल ग्रुप। देखिए ये दो चीजें हैं। यदि आपसे कहे कि प्रूव करिए कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो रिएक्शन होगी दूसरी, और यदि आपसे कहे कि प्रूव करिए कि एक कार्बोनिल ग्रुप होता है या कार्बोनिल कार्बन होता है तो फिर रिएक्शन होगी दूसरी। कंफ्यूज नहीं होना है। उसने आपसे कहा है कि क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड प्रेजेंट कराने के लिए आप कौन सी रिएक्शन कराएंगे, आप डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए। फिर तो आप एक ग्लूकोज लीजिए, ये रिएक्शन अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये रही, देखिए ये रही, अब मैंने अभी कराई थी थोड़ी देर पहले जस्ट। आप ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर साथ में कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन के आएगा। यही क्वेश्चन 2020 में पूछा है आपसे और यही क्वेश्चन वापस से फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है बात, तो प्रीवियस ईयर के किए हुए क्वेश्चंस आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे, लेकिन आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपसे एक नंबर की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाएंगी जिसको आपको 1 से 2 लाइन में खत्म करना होगा। आपसे कह रहा है ओलिगोसैकेराइड्स बताइए क्या होते हैं। मैंने आपको 3 तरह के सैकेराइड्स बताए थे, एक मोनोसैकेराइड्स, एक डाइसैकेराइड्स जिनको ओलिगोसैकेराइड्स भी कहा जाता है, और तीसरा मैंने बताया था आपके लिए पॉलीसैकेराइड्स। मैंने आपको यह भी बताया था कि जिन्हें आप डाइसैकेराइड्स कहते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है भैया, ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जाम में डाइसैकेराइड नाम से क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा ओलिगोसैकेराइड्स से ही क्वेश्चन पूछता है। आप क्या बताएंगे, ऐसे सैकेराइड्स जिनका यदि आप क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस कराएं, और हाइड्रोलाइसिस कराने पे वो 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएं, उन्हें बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इनके एग्जाम्पल तो होते हैं जैसे कि सुक्रोज, जैसे कि माल्टोज और जैसे कि लैक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इनवर्ट शुगर क्या होती है, इसको डिफाइन करके बताइए। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई भी शुगर है, जैसे कि सुक्रोज हो, माल्टोज हो या लैक्टोज हो, इनमें से आपके पास कोई भी एक शुगर है। इस शुगर का कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ भी लेके चलें, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए डी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसका क्या करा रहे हैं, इसका आप करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में आपके पास 2 प्रोडक्ट बन के आए, एक ए और एक बी। ठीक है बात, अब इन ए और बी दोनों प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या निकल के आया, मान लीजिए एक का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया डी और एक का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया एल। यदि इस डी कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू एल कॉन्फ़िगरेशन से कम है, मींस एल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो ओवरऑल मिक्सचर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या निकल के आएगा भैया, एल निकल के आएगा। आप जो शुगर शुरू में लेके चले थे वो थी डेक्सोरोटेटरी, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है लीवोरोटेटरी। ऐसी शुगर को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन आप लेके चले थे अब वो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो चुका है, उल्टा हो चुका है। ऐसी शुगर को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। याद रहेगी भैया। यदि आप डी कॉन्फ़िगरेशन लेके चले होते और मिक्सचर का ओवरऑल रोटेशन भी डी ही निकल के आता तो ऐसी शुगर कहलाती नॉन इन्वर्ट शुगर। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे आप पता करेंगे कोई भी इन्वर्ट शुगर और नॉन इन्वर्ट शुगर के बारे में। चलिए अगला कह रहा है आपसे व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, माल्टोज, इन दोनों का बताइए। माल्टोज का तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। माल्टोज का तो आप ऐसे याद कर लीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज और साथ में दूसरी यूनिट भी किसकी बन के आती है, अल्फा डी
ग्लूकोज की, यानी कि माल्टोज के केस में दोनों यूनिट ही किसकी बन के आती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की। अगर आप लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज के केस में बन के आता है, एक तो बन के आता है आपके पास बीटा डी ग्लूकोज और बन के आता है आपके पास बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज ये दोनों प्रोडक्ट बन के आते हैं किसके केस में भैया, लैक्टोज के केस में। ठीक है, अगला कह रहा है गिव द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के बीच में बेसिक डिफरेंस बताइए। बेसिक डिफरेंस बेटा क्या है, बेसिक डिफरेंस इतना सा है, ऐसे मान लीजिए कि स्टार्च की जितनी भी मोनोमर यूनिट होती हैं जिनसे स्टार्च मिलके बना होता है वो सारी यूनिट कौन सी होती है भैया, अल्फा डी ग्लूकोज की। किसकी होती है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज की। जबकि सेलुलोज के अंदर जितनी भी मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो सारी की सारी बनी होती हैं भैया किसकी, बीटा डी ग्लूकोज की। बस इतना सा एक बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, बस याद रखेंगे। स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च के आपने दो पार्ट पढ़े थे, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की स्ट्रक्चर छोटी होती है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल पाई जाती है, अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर बड़ी होती है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल पाई जाती है। इन अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कराने के लिए हम यूज करते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का। ये भी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं पिछले चैप्टर में या पिछली वीडियो में। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये रहा, गिव द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कराते हैं और उसे हीट कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कंफर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले भी इस रिएक्शन को आपको बताया था और हल्ला मचा मचा के बताया था। क्या कह रहा है कि जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में करवाएं भैया, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब होता है NH2OH के साथ में कराएं तो क्या बन के आएगा, इसको हीट करा दो तो याद रखना बन के आएगा क्या, ऑक्जिम। क्या बन के आएगा भैया, ऑक्जिम। और ये इस बात का प्रूफ देता है कि ग्लूकोज के ऊपर क्या पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है भैया, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए एक रिएक्शन और होती है, कौन सी होती है, दूसरी रिएक्शन ये होती है कि जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ में कराते हैं तो फिर बन के आता है साइनोहाइड्रिन। क्या बन के आता है भैया, साइनोहाइड्रिन। इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रूफ करवाने के लिए कि ग्लूकोज के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है बात, चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, enumerate the reaction of glucose which cannot be explained by its open chain structure। वो रिएक्शन बताइए, उस रिएक्शन के बारे में बताइए जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पाई। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर होती है वे कौन कौन से टेस्ट नहीं देती, वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देती, वो टोलन टेस्ट नहीं देती है ना, वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट नहीं देती, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देती। इनमें से किसी भी टेस्ट को ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पाई थी। ठीक है भैया बात। और ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर हमें यह भी नहीं बता पाई थी कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब भैया देखो ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको अभी खूब अच्छी तरीके से कराएंगे, अगर आप फिर से चाहोगे तो मैं फिर से लिखा दूंगा। देखो कह रहा है कि जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं, पहला जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में कराएं भैया, ब्रोमीन वाटर के साथ में Br2H2O के साथ में कराएं तो क्या बन के आता है भैया, बन के आता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। और ये किस बात का प्रूफ देता है, ये इस बात का प्रूफ देता है कि ग्लूकोज के ऊपर एक एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। दूसरा, जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में कराएं भैया, HCN के साथ में कराएं तो क्या बन के आता है, आपके पास बन के आता है साइनोहाइड्रिन। क्या बन के आता है भैया, साइनोहाइड्रिन। और ये किस बात का प्रूफ देता है, ये प्रूफ देता है कि ग्लूकोज के ऊपर एक कार्बोनिल कार्बन पाया जाता है। तीसरा है, जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं तो बन के आता है ग्लूकोज
पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है भैया, ये सारी रिएक्शंस मैं आपको समझा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है आपसे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद ए सुइटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। इनमें से आपको ये डिफाइन करने हैं कि पहला कह रहा है कि एनोमर्स क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो चीजें कौन कौन सी, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा कौन सा, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों में जो डिफरेंस पाया जाता है वो केवल किसी एक कार्बन पे पाया जाता है, और वो भी H और OH के मॉलिक्यूल्स को लेके। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट होने की वजह से। बाकी पूरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं पाया जाता, इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे की क्या बोला जाता है भैया, एनोमर्स बोला जाता है। तो एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है तो एग्जाम्पल बता देंगे आप, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। याद रखना एनोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती हैं, कहीं गलती से छापाएं। ठीक है, दूसरा कह रहा है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आपको अगर याद हो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए आपको जरूरत होती है अमीनो एसिड्स की, और अमीनो एसिड्स दो तरीके के पाए जाते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें बोला जाता है ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी के अंदर खुद से सिंथेसाइज नहीं हो पाए, जो बॉडी के अंदर खुद से सिंथेसाइज नहीं हो पाए, उन्हें आपको डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा, उन्हें आपको डेली डाइट में खाना पड़ेगा, तो ही बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हो पाएंगे, इसलिए उन्हें बोला जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिन्हें आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी उन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को खुद से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको यह याद रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल क्या होते हैं। चलिए पूछ ही रहा है, मैं लिखाई देता हूं सारी चीजें। चलिए देखो मैंने लिखी भी रही है यहाँ पे आपके लिए, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये दो टाइप होते हैं प्रोटीन के। पहला कह रहा है इसकी शेप के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन की जो शेप पाई जाती है भैया, वो पाई जाती है फाइबर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फाइबर की फॉर्म में, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये जैसे रेसे होते हैं ना धागे, उनकी फॉर्म में होती है, और इसकी स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन की फॉर्म में पाई जाती है, जो कि एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल पाई जाती हैं। ठीक है बात, एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती हैं। यदि आप ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन की जो शेप पाई जाती है वो एक स्फेरिकल शेप पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर कॉइलिंग होती है, इसकी चेन अपने आप को एक कॉइल कराने के बाद में स्फेरिकल शेप में ले आती है। दूसरा, यदि सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन पानी के अंदर इनसॉल्युबल पाई जाती है, इनसॉल्युबल पाई जाती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन पानी के अंदर सॉल्युबल पाई जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरीज के बीच में। तीसरा, लेस सेंसिटिविटी, मतलब ये जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ये फिजिकल और केमिकल यानी कि टेम्परेचर और पीएच, इन दोनों चीजों में यदि आप बदलाव कराएं तो फाइब्रस प्रोटीन के ऊपर ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते, यानी कि इनके ऊपर टेम्परेचर का इतना इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए पाए जाते हैं। अगली बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। आपसे पेपर में एग्जाम्पल ही इसके ज्यादा पूछता है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से भैया? एक है आपके पास केराटिन, और केराटिन कहां पे पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है भैया आपकी स्किन के अंदर, आपके हेयर्स के अंदर, और आपके नाखूनों के अंदर, आपके नील्स के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है भैया मायोसिन। ये मायोसिन कहां पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है भैया आपकी मसल्स के अंदर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको फाइब्रस प्रोटीन के याद रखने हैं, एक केराटिन और एक मायोसिन। दो ही एग्जाम्पल आपको ग्लोबुलर प्रोटीन के याद रखने हैं। कौन कौन से? एक एग्जाम्पल है आपके पास कौन सा? एल्बुमिन। ये एल्बुमिन कहां पे पाया जाता है भैया? एल्बुमिन पाया जाता है ब्लड के अंदर। और दूसरा है आपके पास इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन।
ठीक है बात, कोई दिक्कत? तो ये थे आपके पास फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच का डिफरेंस। आपसे एग्जाम में इनके डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, शेप के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, और आपसे एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड ए पेप्टाइड लिंकेज। एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बीच में और एक पेप्टाइड लिंकेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो आपको ये याद रखना होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, P4 पेप्टाइड और P4 प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग को हम पेप्टाइड बॉन्डिंग या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जबकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे पाई जाती है भैया? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाई जाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही डिफरेंसेस आपको बताने थे। चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। आपको इसका रीजन बताना है कि अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो कराते हैं। एम्फोटेरिक का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक कहते किन्हें हैं। आप ये समझिए, जब भी कोई भी एक एंटिटी एसिड और बेस यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके का बिहेवियर एक साथ शो कराए, ऐसी एंटिटीज को बोला जाता है एम्फोटेरिक। इन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। यदि आप अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है बात। यदि आप इस स्ट्रक्चर का सॉल्ट फॉर्मेशन देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी, RCH COO- और यहां पे आपको मिलता है NH3+। इसका मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले आयन ने अपना हाइड्रोजन आयन यहां से डोनेट करा दिया और इस अमोनियम आयन ने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये डोनर एटम हो गई और ये एक्सेप्टर एटम हो गई। एक ही एंटिटी के अंदर डोनर और एक्सेप्टर दोनों तरीके के एटम प्रेजेंट हैं। ऐसी एंटिटीज की वजह से यहां पे जनरेट होते हैं एसिडिक करैक्टर और यहां पे जनरेट होते हैं बेसिक करैक्टर। और जब एक ही एंटिटी के ऊपर एसिडिक और बेसिक करैक्टर जनरेट हो, उन्हीं एंटिटीज को बोला जाता है एम्फोटेरिक। ठीक है बात। अगला आपसे पूछ रहा है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताइए। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है भैया? अल्फा हेलिक्स की अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। बीटा प्लीटेड की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। यदि आप बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग के बेसिस पे इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनके अंदर केवल अंतर पाया जाता है इनकी शेप का। अल्फा हेलिक्स की शेप हेलिक्स की फॉर्म में या कॉइलिंग की फॉर्म में पाई जाती है, जबकि बीटा प्लीटेड की जो शेप पाई जाती है वो लीनियर चेन को एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम एक्सटेंशन ले जाने के बाद जब एक के ऊपर एक आप अरेंज कराते हैं तो फिर बीटा प्लीटेड की स्ट्रक्चर निकल के आती है। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल है आपके पास, राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज बोन डिफॉर्मिटीज इन द चिल्ड्रन। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं। आपको याद रखना होगा विटामिन डी। कौन सी भैया? विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है क्या? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से दो बीमारियां होती हैं। एक होती है जिसको आप बोलते हैं रिकेट्स और एक होती है भैया जिसको आप बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। इन दोनों बीमारियों में क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं हड्डियों के अंदर बेंड जनरेट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 बार अभी मैं करवा चुका हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूं कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं। ये स्टार्च के दो पार्ट होते हैं जिनके अंदर अमाइलोज की स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से बनी होती है, जहां पे इनके बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है 1,4 की। अमाइलोपेक्टिन कुछ नहीं होता है, अमाइलोज के जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा पाई जाती है और ब्रांचिंग का जो कार्बन होता है वो होता है 1,4 तो अरेंजिंग का और ब्रांचिंग का होता है 1,6 का।
अमाइलोज पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। चलिए अगला कह रहा है पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने आपको बताया P4 पेप्टाइड और P4 प्रोटीन्स, ऐसी लिंकेज जो प्रोटीन्स के अंदर पाई जाए उन्हें बोला जाता है पेप्टाइड, और ऐसी लिंकेज जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाई जाए उन्हें बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक। याद रहेगा भैया। चलिए फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, जस्ट 1 मिनट पहले मैंने अभी आपको समझाया था फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। देखो मैं दिखा दूं आपको, इससे पहले कहाँ गया, गायब हो गया। मैंने आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच के सारे डिफरेंसेस कराए थे, ये रहे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। इन दोनों को डिफाइन कीजिए और इनके एग्जांपल भी बताइए। पहला कह रहा है आपसे डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। डीनेचुरेशन समझने से पहले मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि नेटिव प्रोटीन क्या होती है। एक ऐसी प्रोटीन जो अपनी रियल फॉर्म में हो, 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, जिसके अंदर आपने कोई भी मिलावट नहीं की है, ऐसी प्रोटीन को बोला जाता है नेटिव प्रोटीन। और जब आप एक नेटिव प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेज करा दें, जैसे कि कौन सा चीज आप करा दें उसके अंदर फिजिकल चेंज, या फिर आप करा दें उसके अंदर केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि आपने उसके टेम्परेचर में चेंज करा दिया, और केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि आपने उसकी पीएच में चेंज करा दिया। तो ऐसे चेंजेस होने की वजह से प्रोटीन्स अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म करा देती है। प्रोटीन्स के जितने भी ग्लोब्यूल्स होते हैं, जितनी भी कॉइलिंग होती हैं, वो सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और कॉइलिंग की स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपने पढ़ी थी इनकी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर, जैसे आपने पढ़ी थी ये हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर एकदम से ओपन हो जाती हैं और कुछ इस तरह से ओपन कंडीशन में आ जाती हैं। डीनेचुरेशन केवल किन के अंदर पाया जाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर। आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछ सकता है कि प्रोटीन की 1 डिग्री स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन क्यों नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे कि प्रोटीन की 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है वो ऑलरेडी डीनेचुरेशन फॉर्म में ही पाई जाती है, उसका आप फर्दर डीनेचुरेशन नहीं करा सकते। ठीक है बात। आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है डीनेचुरेशन प्रोटीन के। तो मैंने आपको बताया था, एक तो अंडे वाला, जब आप अंडे को बॉईल करा देते हैं तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, जब आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो आप दूध की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल देते हैं, उसकी पीएच चेंज करा देते हैं, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि डीनेचुरेशन 2 तरीके का होता है, एक रिवर्सिबल और एक इर्रिवर्सिबल। ठीक है बात। इससे ज्यादा बाहर डीनेचुरेशन में कोई भी सवाल नहीं बनेगा। दूसरा है एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से 2 तरीके के आपको मैंने बताए थे, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो जो बॉडी के अंदर खुद से सिंथेसाइज नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें आपको डाइट के थ्रू बॉडी में इनटेक करना पड़ेगा डेली बाय डेली, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी ना बने। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल आपके पास क्या है, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड। यहां से बेटा सवाल आएगा पेपर में, 100% सवाल आएगा, ये आप टिक कर लीजिए। विटामिन को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। हमारे सिलेबस में विटामिन को केवल 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक किया गया बेटा फैट सॉल्यूबल विटामिन, और एक किया गया भैया वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, याद कैसे रखेंगे। वाटर सॉल्यूबल विटामिन हमारे पास केवल 2 ही हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। फैट सॉल्यूबल विटामिन हमारे पास हैं के, ई, डी और ए। याद करने के लिए बच्चे इसे कीड़ा की फॉर्म में याद करते हैं, कीड़ा। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी और सी। ठीक है बात। अब विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, आपको ये एक एक्सेप्शन याद रखना होगा। इसमें रिफ्रेशर बुक में किसी में गलत दे रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही है, बड़े ध्यान से सुनना। विटामिन B12 इसका एक्सेप्शन है। विटामिन B12 वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं पाया जाता। आप बड़े लेवल पे अगर आप इसकी रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, ये पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। कोई किताब में दे रखा है ये पानी के अंदर सॉल्यूबल है, वो गलत है। नेम द विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। उस विटामिन का नाम बताइए जो खून के जमाने के लिए काम में आती है। तो आप याद रखेंगे कौन सी भैया, विटामिन के, ये काम आती है ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए। ठीक है, इसका केमिकल नेम आपको याद होगा ना, फिलिक्कोक्विनोन। ठीक, चलिए अगला सवाल,
डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको करा रखा है। ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये भी थोड़ी देर पहले करा दिया। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये भी करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। जब मैंने आपको बताया था जब आप फॉर्मेशन कराते हैं डीएनए और आरएनए का, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास होती है एक पेंटोज शुगर, उस शुगर के साथ साथ यदि आपके पास एक प्रेजेंट होता है बेस, तो बनने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड। और यदि इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपने इस कार्बन पे अटैच करा दिया एक फॉस्फेट ग्रुप, तो बनने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड से बड़ी पाई जाती है। या फिर आप ऐसे कहें कि जब भी आप न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा देंगे तो बनने वाली स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड बनती है। ठीक है। और जब यही न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं, तो फिर फॉर्मेशन होते हैं डीएनए और आरएनए के। ठीक है भाई बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। थोड़ी देर पहले आपको बताया था माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, और जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट बन के आती हैं। तो आप कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होते हैं माल्टोज के। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने के लिए पाई जाती है। इन अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्डिंग जो पाई जाती है ताकि इन्हें स्टेबिलिटी मिल सके, उस बॉन्डिंग का नाम होता है भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको यह बताया था यदि ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो तो आप लगाएंगे क्या? डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। कौन सी लगाएंगे? डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। और यदि ऑप्शन में डाई सल्फाइड भी ना हो तो आप लगाएंगे वांडरवाल बॉन्डिंग। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज पर्निशियस एनीमिया। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। आपको एक रूट वर्ड बताता हूं, ये रूट वर्ड है एनीमिया। इस एनीमिया का मतलब होता है बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होना। मीन्स जब भी आपके अंदर ब्लड की कमी होगी वहां पे नाम दिया जाता है एनीमिया। और खून की कमी किसकी वजह से होती है भैया? खून की कमी होती है विटामिन B12 की वजह से। विटामिन B12 बॉडी में यदि कम हो गया तो बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। मतलब इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो होता है भैया कोबाल्ट। ठीक है बात। और तो जब बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आयरन की गोली देते हैं खाने के लिए। ठीक है। पर्निशियस एनीमिया में होता क्या है? आरबीसी का साइज कम हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड कंटेंट्स कम हो जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अभी बताया मैंने, यदि आपके पास एक पेंटोज शुगर हो और उस शुगर के साथ साथ आपके पास एक बेस प्रेजेंट हो तो बनने वाली स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोसाइड होती है। यदि उस बेस के साथ साथ एक फॉस्फेट भी प्रेजेंट है तो फिर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कर लो इसे। न्यूक्लिक एसिड्स को जब आप ज्वाइन कराते हैं आपस में, कैसे ज्वाइन कराते हैं? बड़े ध्यान से सुनना, मैं बताऊं कैसे होती है ज्वाइनिंग। ये आपके पास एक पेंटोज शुगर है, या अरे यार, ये आपके पास एक पेंटोज शुगर है, यहां पे प्रेजेंट होता है बेस, ठीक, और यहां पे प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट। इस पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन पे नीचे से आने वाली किसी दूसरी पेंटोज शुगर जो कुछ इस तरह से बन रही होगी। यहां पहले कार्बन पे कौन होगा भैया? बेस, और इसके ऐसे 5वें कार्बन पे कौन होगा? फॉस्फेट। नीचे वाली पेंटोज शुगर का फॉस्फेट ग्रुप, ऊपर वाली पेंटोज शुगर का तीसरा वाला कार्बन, यहां पे होता है OH ग्रुप। ये दोनों आपस में लिंकेज करते हैं और इस लिंकेज का नाम होता है फॉस्फेट डाईईस्टर, फॉस्फेट डाईईस्टर बॉन्डिंग या फॉस्फेट डाईईस्टर लिंकेज। और एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड्स को आपस में ज्वाइन कराने के लिए बॉन्डिंग जो पाई जाती है उसका नाम बताइए, जो कि इसने पूछा है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो आप बताएंगे फॉस्फेट डाईईस्टर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? जब एक पेंटोज शुगर के ऊपर केवल एक बेस प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है भैया। तो ये थे इस चैप्टर के
वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल बनेगा। यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड अगले वाले पोर्शन में वीडियो बना दूंगा। ठीक है बात। तो अगली आपको वीडियो कौन से वाले चैप्टर पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके फैला दें। धन्यवाद।